Good morning, dear students. Today we will do Chapter 5 Theory of Demand of Microeconomics. First is demand. What do you know about demand? The quantity of a commodity which a consumer is willing and able to buy. देखो यहाँ पर which a consumer is willing and able, और वो विलिंग भी है और एबल भी है, एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हमने यहाँ पर क्या देखना है कि डिमांड जो है द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, भी किसी भी कमोडिटी की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, विच ए कंज्यूमर इज विलिंग। फर्स्ट थिंग इज कंज्यूमर इज विलिंग, पहली चीज़ है कंज्यूमर उसको खरीदना चाहता है, एंड एबल टू बाय, और ख़रीदने के योग्य भी है, एबल भी है क्योंकि उसके पास परचेजिंग पावर है, एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और थर्ड है गिवन पीरियड ऑफ टाइम और ईच पॉसिबल प्राइस। ये सब चीज़ें इसमें आएंगी डिमांड में। द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की जो क्वांटिटी है, विच ए कंज्यूमर इज विलिंग, फर्स्ट थिंग इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड इज ऑफ टू टाइप, इंडिविजुअल डिमांड, सिंगल कंज्यूमर। जो इंडिविजुअल डिमांड होती है, व्यक्तिगत जो मांग होती है, उसमें एक सिंगल कंज्यूमर होता है, एंड मार्केट डिमांड, जो मार्केट डिमांड है, बाज़ार की जो मांग है, उसमें ऑल कंज्यूमर होते हैं, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स होता है। तो डिमांड जो है वो टू टाइप की है, और फर्स्ट क्या है, इंडिविजुअल डिमांड, सेकंड है मार्केट डिमांड। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, जो फैक्टर हैं जो मांग को निर्धारित करते हैं, प्रभावित करते हैं, मांग का जो डिमांड है वो कम क्यों हो जाती है या अधिक क्यों हो जाती है, क्या रीज़न है, कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमिन करते हैं किसको, डिमांड को, कौन से जो फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं या निर्धारित करते हैं, वो कौन से फैक्टर। तो पहला जो फैक्टर है वो है प्राइस। सबसे पहला जो डिमांड का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो प्राइस से होता है, मांग का और कीमत का संबंध होता है विपरीत। तो देखो इन्वर्स रिलेशनशिप है, पहला जो फैक्टर है वो है प्राइस, जो अफेक्ट करता है। अगर प्राइस, यहाँ पर हम देखेंगे, अगर प्राइस हाई है, अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम हो जाती है, अगर प्राइस लो है तो डिमांड अधिक हो जाती है। तो जो फैक्टर ऑफ प्राइस जो है, जो अफेक्ट करता है, यानी कि प्राइस जो फैक्टर है उसमें डिमांड में और प्राइस में इन्वर्स रिलेशनशिप है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, क्योंकि जो रिलेटेड गुड्स होती हैं ना वो टू टाइप की होती हैं, और वो कौन सी होती हैं, एक तो होती हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। देखो रिलेटेड गुड्स हैं वो टू टाइप की हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं, जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती है, सब्स्टिट्यूट गुड। और दूसरी है जो सेकंड है वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक, एक दूसरे को पूरा करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है जो एक के स्थान पर दूसरी का हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि इनमें क्या है कि जो डिमांड है, डिमांड का और सब्स्टिट्यूट गुड का तो रिलेशन जो है वो डायरेक्ट है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर हम क्लियर करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड्स कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के स्थान पर यूज की जा सकती है, व्हाइल कॉम्प्लीमेंट्री रिलेटेड गुड्स कैन नॉट बी यूज्ड। जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है वो एक साथ यूज की जाती है विद ईच अदर, यानी कि एक साथ, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। फॉर एग्जाम्पल इंक एंड पेन, कैमरा एंड रील, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक दूसरे के पूरक है। कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है वो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं।
नेक्स्ट जो फैक्टर इफेक्ट करता है डिमांड को वो है इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। किसी भी कंज्यूमर की जो इनकम है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब इनकम होती है तो मांग होती है, इनकम ही नहीं होगी तो मांग कहाँ से होगी। तो देखो, इनकम के कम होने से या इनकम के ज़्यादा होने से जो डिमांड है वो अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। थर्ड जो फैक्टर है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नॉर्मल गुड्स, देयर आर टू टाइप ऑफ गुड्स, नॉर्मल गुड एंड इन्फीरियर गुड। अब नॉर्मल गुड होती है जैसे सामान्य वस्तुएं, इन्फीरियर गुड होती है जैसे घटिया वस्तुएं। तो नॉर्मल गुड जो है ना उसमें और डिमांड में, अगर नॉर्मल गुड है, हमारी जो वस्तुएं हैं जो गुड हैं वो नॉर्मल हैं, तो डायरेक्ट रिलेशन होगा इनकम का। जैसे जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज देन डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड आल्सो इंक्रीज। यानी कि इनकम अगर नॉर्मल गुड है तो इनकम अगर इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, और नॉर्मल गुड है और इनकम अगर डिक्रीज हो जाती है तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। तो इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सीधा संबंध है। अब बात आ जाती है कि इन्फीरियर गुड, इन्फीरियर जो गुड है, जो घटिया वस्तु है, उसमें क्या है कि इन्वर्स रिलेशनशिप है। किस में है इन्वर्स रिलेशनशिप? इनकम में, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड में। अगर जो गुड है वो इन्फीरियर है, वो घटिया क्वालिटी की है, तो इनकम के इंक्रीज होने पर उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। और इनकम के डिक्रीज होने पर उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। फोर्थ जो फैक्टर है वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, यानी कि रुचि, उसके जो टेस्ट है जो कंज्यूमर का, उसकी रुचि है और उसकी वरीयता है, उसकी प्रेफरेंसेस है, वो किस चीज़ को प्रेफर करता है, इसमें भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। टेस्ट, जैसे कंज्यूमर का जो टेस्ट है, अगर उसका टेस्ट है उसमें कि उसको उसकी रुचि है उसमें, तो डिमांड बढ़ जाएगी। अगर टेस्ट नहीं है, टेस्ट कम है, रुचि कम है, तो डिमांड भी कम हो जाएगी। टेस्ट ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी। फिफ्थ जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है डिमांड को, वो क्या है? एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। फ्यूचर में जो प्राइस के चेंज होने की जो संभावना है, जो एक्सपेक्टेशन है, वो क्या है, उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। देखिए, अगर मान लीजिए हमें फ्यूचर में निकट भविष्य में हमें ये लगता है कि प्राइस चेंज हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी, तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। हमें ये उम्मीद है कि 3 और 4 मंथ के बाद प्राइस इसकी बढ़ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को उसी टाइम पे परचेज करके रख लेंगे। तो क्या होगा कि सभी ऐसा करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। अगर हमें ये पता है कि फ्यूचर में, निकट भविष्य में उसकी प्राइस कम होने वाली है, तो अब हम उसकी डिमांड नहीं करेंगे, तो इसलिए डिमांड भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड इज़, जो नेक्स्ट फैक्टर है वो क्या है, वो अभी हम देखेंगे। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशंस, जो जनसंख्या है उसका साइज क्या है, जो पॉपुलेशन है, साइज एंड कंपोजिशंस ऑफ पॉपुलेशंस, इसमें भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डिमांड में और साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे पॉपुलेशन अगर इंक्रीज है, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। तो ये इसमें क्या है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है सीजन एंड वेदर। सीजन का यानी कि मौसम कैसा है, जलवायु कैसी है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सीजन एंड वेदर। भाई कौन सा सीजन है, इसमें भी डायरेक्ट रिलेशन है डिमांड का एंड सीजन एंड वेदर का। अगर किसी प्रोडक्ट का सीजन है, मान लीजिए विंटर सीजन है, विंटर सीजन में, विंटर सीजन की जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए वूलन क्लॉथ है, तो वूलन क्लॉथ है और सीजन है तो डिमांड बढ़ेगी। अगर सीजन नहीं है, अगर समर सीजन है, तो वूलन क्लॉथ्स की डिमांड घट जाएगी, यानी कि नहीं होगी उसकी डिमांड। तो ये क्या थे, ये फैक्टर्स हैं। अब 8वां जो लास्ट फैक्टर है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो इनकम है लोगों के पास, यानी कि पूरे देश की जो इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्री के अंदर, सभी लोगों के पास इक्वल आय है,
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो डिमांड बढ़ेगी क्योंकि सब लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ पीपल यानी कि कुछ जो लोग हैं, सम पीपल्स के पास तो बहुत ज़्यादा इनकम है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी इनकम नहीं है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि देखो जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, नेसेसिटी गुड्स हैं, वो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा रिच पीपल होते हैं उनका जो परसेंटेज है उन प्रोडक्ट्स की डिमांड करने का वो बहुत कम है। इसलिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब है कि कंट्री की 80% जो इनकम है 20% लोगों के पास है और 20% इनकम 80% लोगों के पास है। इसका मतलब वो लोग परचेजिंग पावर नहीं होती उनकी। तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिमांड अप हो जाएगी और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। ओके बच्चों, तो दीज आर दी फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड यानी कि जो डिमांड है वो टाइप ऑफ डिमांड कह सकते हैं हम इसको कि कितने टाइप की होती है डिमांड। तो पहली डिमांड जो है लेकिन यहाँ पर हमें डिमांड का तो पता चल गया था, इंडिविजुअल डिमांड है एंड मार्केट डिमांड है, बट जो डिमांड है, जो इंडिविजुअल डिमांड है, एक व्यक्ति की मांग है, जो इंडिविजुअल डिमांड यानी कि व्यक्तिगत मांग है, एक कंज्यूमर की जो डिमांड है, डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर, उसके डिटर्मिनेंट्स अलग हैं और मार्केट डिमांड के अलग हैं। तो जो इंडिविजुअल डिमांड है उसका है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। पहला जो फैक्टर है भाई प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। अगर प्राइस कमोडिटी का ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा है। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कि ये जो फैक्टर अभी हमने ऊपर जो डिस्कशन किया है कि इंडिविजुअल डिमांड के कौन कौन से हैं, तो प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, जैसे अभी हमने बताया सब्सटीट्यूट गुड है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा है तो ज़्यादा डिमांड करेगा और कम है तो कम डिमांड करेगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर उसकी रुचि है उस प्रोडक्ट में तो ज़्यादा डिमांड करेगा, रुचि नहीं है तो डिमांड कम हो जाएगी। एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर में उस प्रोडक्ट के प्राइस के चेंज होने की क्या संभावना है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ये 5 डिटर्मिनेंट्स हैं ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। जो इंडिविजुअल डिमांड है, जो सिंगल कंज्यूमर की जो डिमांड है उसको इफ़ेक्ट करने के जो यहाँ पर फैक्टर इफेक्टिंग जिनकी जो इफ़ेक्ट करने वाले डिटर्मिनेंट्स हैं वो 5 हैं। प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस। ओके, नेक्स्ट है मार्केट डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, साइज एंड कंपोजिशंस। साइज क्या है एंड कंपोजिशंस क्या है, सीजन एंड वेदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यानी कि साइज एंड कंपोजिशन का मतलब है कि भी पॉपुलेशंस का जो साइज क्या है, कम पॉपुलेशन है या ज़्यादा है, उनका कंपोजिशन क्या है, सीजन एंड वेदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द मार्केट डिमांड। नेक्स्ट है डिमांड फंक्शंस। मांग फलन क्या है, डिमांड फंक्शंस। डिमांड फंक्शंस क्या है, डिमांड फंक्शंस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। देखो जो डिमांड फंक्शन है वो क्या है कि जो डिमांड है, डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड, रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। यहाँ पर हम देखेंगे डिमांड फंक्शंस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट, और फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करने वाला है। डिमांड फंक्शंस, डिमांड जो फंक्शन है, फर्स्ट है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस क्या है कि जो रिलेशनशिप है इंडिविजुअल डिमांड में एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। अभी हम इसको इक्वेशन के द्वारा दिखाएंगे। डिमांड ऑफ एक्स, एक्स कमोडिटी की डिमांड इज द एफ से होता फलन फंक्शंस, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स
वाई इनकम ऑफ कंज्यूमर, टी से टेस्ट है, ई से एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द प्राइस इन फ्यूचर, एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस चेंजिंग इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में इस कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने की कितनी संभावना है। तो ये सभी जो फैक्टर हैं इनमें, और जो डिमांड ऑफ द कमोडिटी है उन दोनों में जो रिलेशनशिप है ना, दैट इज कॉल्ड दी फंक्शंस, डिमांड फंक्शंस। नेक्स्ट है मार्केट डिमांड फंक्शंस। मार्केट डिमांड फंक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट, दैट इज डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शंस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड के जो 5 फैक्टर थे वो भी आएंगे, प्लस पॉपुलेशंस, सीजन एंड इंटरेस्ट, ये सब क्या आएंगे, ये 3 और इसमें हम ऐड कर लेते हैं। ओके, सीजन एंड यहाँ पर क्या है कि ये है टैक्स, गवर्नमेंट का जो है वो जो टैक्स का क्या स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, सीजन है, पॉपुलेशन है, और जो इंडिविजुअल जो डिमांड है, इंडिविजुअल जो डिमांड है वो प्लस में ये आ जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या है, मांग तालिका क्या है, शेड्यूल यानी कि टेबल, डिमांड की जो टेबल है वो क्या है, डिमांड शेड्यूल। टेबुलर स्टेटमेंट्स शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी, यहाँ पर हम देखेंगे टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ commodities being demanded at various level of price during a given period of time, इसको हम टेबल के द्वारा शो करेंगे। तो जो डिमांड शेड्यूल है, दीज आर आल्सो 2 टाइप, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इंडिविजुअल जो डिमांड शेड्यूल है वो क्या बताया कि टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड quantities of commodity being demanded at various level of price, तो various level of price, अब हम यहाँ पर टेबल में देखेंगे प्राइस ₹1, क्वांटिटी डिमांडेड 5, 2 प्राइस इंक्रीज 2, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज 4, 3 3 4 2 5 1, यानी कि वेरियस लेवल ऑफ प्राइस एंड वेरियस लेवल ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, that is the demand schedule, or that is the individual demand schedule. This is the individual demand schedule. अब नेक्स्ट टाइम पे अगेन मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी बच्चों। टेबुलर स्टेटमेंट्स शोइंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज बीइंग डिमांडेड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस, वेरियस quantity of commodity and various level of price during a given period of time, that is the demand schedule. Next, that is the this is the demand मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का जो शेड्यूल है वो किस प्रकार से आप देखेंगे, दिस इज़ द प्राइस, वेरियस प्राइस 1 2 3 4 5 एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स। जो कंज्यूमर एक्स है उसकी वो क्या कितनी क्वांटिटी डिमांड करता है, अगर ₹1 प्राइस है तो वो 5 डिमांड करता है, और जो कंज्यूमर वाई है वो 6 की डिमांड करता है, क्योंकि कंज्यूमर एक्स और कंज्यूमर वाई का बजट अलग अलग है। और अगर ₹2 प्राइस है तो कंज्यूमर जो एक्स है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स वो 4 है, वाई की जो डिमांड है वो 5 है। अब मार्केट जो डिमांड हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, 5 + 6 = 11, 4 + 5 = 9, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे 3 अगर प्राइस है तो एक्स 3 डिमांड करता है और वाई 4, और 3 + 4 = 7, ये मार्केट डिमांड है। और 4 अगर प्राइस है तो वो 2 की डिमांड करता है, और वाई जो कंज्यूमर है वो 3 की डिमांड करता है। 2 + 3 = 5। अगर 5 प्राइस हो जाता है तो एक्स जो कंज्यूमर है वो 1 की डिमांड करता है,
और वाई कंज्यूमर 2 की डिमांड करता है, और इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 की डिमांड हो जाती है, दैट इज़ दी मार्केट डिमांड। अब नाउ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। जो डिमांड शेड्यूल है उसको ग्राफ के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दैट इज द this is x axis and this is y axis. Here we will take price and here quantity. Price 5, 1 2 3 4 5, 5 price पर 1 2 3 4 5, that is the demand curve, that is the individual demand curve. Okay, next market demand curve. When this is also the graphical representation of market demand schedule, and that is the here market demand 11 9 7 5 3, market demand and price 1 to 5. This we can see here मार्केट डिमांड 11, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये मार्केट डिमांड यहाँ पर बना रखी है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा दिस इज़ द मार्केट डिमांड। ओके, नेक्स्ट वी विल डू लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट डू यू नो अबाउट लॉ ऑफ डिमांड? मांग का नियम क्या है? लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी डिमांडेड, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट और ceteris ceteris paribus. It means other things remain constant. Other name, first law of purchase includes demand schedule and curve. Assumptions keep other factors constants, कि जो अन्य बातें हैं ना, अदर फैक्टर्स है ना, वो कांस्टेंट रहेंगे। देखो, जो फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड अदर देन प्राइस, ओनली प्राइस एंड डिमांड का रिलेशनशिप है लॉ ऑफ डिमांड, एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, या और ceteris paribus remains other things being constant, keep other factors constant. Okay, next, why there is an inverse relationship between price and demand? प्राइस में और डिमांड में जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स क्यों है, विपरीत संबंध क्यों है, विपरीत संबंध या नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों है? तो दिस इज रीजन बिहाइंड दैट। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम इसको बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एंड नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। एंड नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव। इनकम इफेक्ट में क्या होता है, एक तो मनी इनकम एंड नेक्स्ट है रियल इनकम। मनी इनकम में चेंज है या रियल इनकम में। नेक्स्ट जो है एडिशनल कंज्यूमर्स, एडिशनल कंज्यूमर different uses. These are the factors affecting the price, inverse relationship between price and demand, या factors affect the demand of a commodity. और जो डिमांड कर्व है, वह डिमांड कर्व हैज़
negative slope. These are the reasons why demand curve has negative slope. Law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility क्या होता है कि जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज करोगे तो उससे जो यूटिलिटी है वो कम होती चली जाएगी, यानी कि डिमिनिश होती चली जाएगी. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव. अगर कोई भी एक प्रोडक्ट, कोई एक्स गुड है और वाई के कंपैरिजन में अगर वो सस्ती है, उसका प्राइस कम है, तो क्या करेगा कंज्यूमर की एक्स की और वाई को एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट कर लेगा, एक दूसरे के साथ चेंज कर लेगा. इनकम इफेक्ट भी है, एक तो मनी इनकम होती है, एक रियल इनकम है. अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है तो उसकी जो रियल इनकम है ना, उसकी, उस प्रोडक्ट की, उस कंज्यूमर की, वो बढ़ जाएगी. तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इस तरह से है. एडिशनल कंज्यूमर, अगर प्राइस कम हो जाता है तो एडिशनल जो कंज्यूमर है ना, जो अलग से जो कंज्यूमर है वो पैदा हो जाएंगे और वो ज़्यादा डिमांड करेंगे. डिफरेंट यूजेज, और जो प्रोडक्ट है ना उसके यूज कितने हैं, अगर उसके डिफरेंट यूजेज हैं तो प्राइस कम होने पर उसके ज़्यादा यूज होगा और उसकी, इसलिए उसको ज़्यादा लोग खरीदेंगे कम प्राइस होने पर. नेक्स्ट है एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड. जो लॉ ऑफ डिमांड है, जो मांग का नियम है, उसके अपवाद क्या हैं, उसके एक्सेप्शंस क्या हैं. एक्सेप्शंस हैं जैसे जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता, मांग का नियम लागू नहीं है, या उसको जहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं होता है, कि एग्जिस्ट नहीं होता है लॉ ऑफ डिमांड. तो पहला है गिफन गुड, जो घटिया पदार्थ होते हैं, गिफन पदार्थ होते हैं, जो घटिया पदार्थ होते हैं वही गिफन पदार्थ होते हैं. लेकिन सभी जो गिफन पदार्थ है सभी घटिया पदार्थ होते हैं, लेकिन सभी घटिया पदार्थ गिफन पदार्थ नहीं होते हैं. तो जो गिफन गुड्स हैं, पहला तो एक्सेप्शन ऑफ डिमांड, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है व्हेन प्राइस इंक्रीज देन डिमांड डिक्रीज. बट but in the given goods, given goods, when price increase then demand of that product increases. When price decrease then demand decrease. तो जो स्लोप है डिमांड कर्व का, जो गिफन गुड में, वो पॉजिटिव स्लोप होता है. नेसेसिटीज, आवश्यकता. देखो, जब ज़रूरत की चीज़ है, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जैसे साल्ट की जो डिमांड है, तो प्राइस का वहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसलिए वो जो नेसेसिटी गुड है वहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट एग्जिस्ट. स्टेटस सिंबल्स ऑफ गुड्स, यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत रिच होते हैं, वो अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं, तो ज़्यादा कॉस्टली चीज़ है, ज़्यादा प्राइस वाली चीज़ है, तो उसको ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं. यानी कि वो ये समझते हैं कि ज़्यादा प्राइस वाली चीज़ है तो वो हमारा स्टेटस सिंबल है, तो इसलिए वो प्राइस, यानी कि वो जो लॉ ऑफ डिमांड है वहाँ पर नहीं लागू होता है. फैशन रिलेटेड गुड्स, अगर किसी प्रोडक्ट का फैशन है तो प्राइस नहीं देखते हैं लोग, तो उसको ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है. दिस इज आल्सो द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. फियर ऑफ शॉर्टेज, कुछ लोगों को ये डर रहता है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो, शॉर्टेज नहीं हो जाए, कमी ना हो जाए उस प्रोडक्ट की, इसलिए भी वो प्राइस को ध्यान में नहीं रखते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि फ्यूचर में वो शॉर्टेज ना हो जाए, तो वहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है. अब है इग्नोरेंस, अज्ञानता. कुछ लोग अज्ञानी होते हैं और उनके माइंड में ये रहता है कि अगर कोई चीज़ का ज़्यादा प्राइस है, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो वो ये सोचते हैं प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और प्राइस कम है तो वो उसको चीप समझते हैं, घटिया समझते हैं और उसको नहीं खरीदते हैं. तो दिस इज़ द अज्ञानता या इग्नोरेंस. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये तो थे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एंड नाउ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट. ओके, थैंक यू.